1971 में। तो देखिए रामसर कन्वेंशन जो है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। रामसर कन्वेंशन किसके लिए है वैसे ये? थोड़ा पार्टिसिपेट करिए, पहली क्लास है, थोड़ा अच्छा लगता है पूछने। वेटलैंड से, वेरी गुड। तो जो वेटलैंड्स हैं उनके लिए है ये, यानी कि नम भूमियां। कौन सी भूमि? नम भूमि। इन्हीं को और क्या कहते हैं हम? आर्द्र भूमि। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं आपसे? देखो एक तो आपके मेंस में पूछा गया है रामसर सम्मेलन या रामसर कन्वेंशन। तो आपको आंसर क्या करना है, रामसर कन्वेंशन कब स्टार्ट हुआ? 1971 में। ठीक है, कहाँ है? तो रामसर जो है वो ईरान की एक शहर है, यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था। और किस लिए स्टार्ट हुआ? तो प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है, नम भूमियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए। बात समझ में आ रही है बेटा? किसको करने के लिए? नम भूमियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? आप देखिए दुनिया में मत जाइए, हम इंडिया में ही हैं। इंडिया के एमपी में हृदय स्थल में, तो भोपाल में क्या है? भोजताल। ठीक है, तो आपका जो भोजताल है या भोजसर जो है आपका, क्या भोजताल जो है एक नम भूमि है, तो एक एग्जाम्पल हो गया भोजताल। और ये मध्य प्रदेश की पहली वेटलैंड भी है। क्या? सबसे बड़ी भी है? इससे बड़ी कैसे हो सकती है कोई और? क्या हो जाएगी अब पहली के रूप में? ठीक है, तो भोजताल जो है ये आपका पहला वेटलैंड है मध्य प्रदेश का। ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर और आपको जो याद करनी है, तो जैसे सांख्य सागर है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन क्या बन सकता है जो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है? कौन मध्य प्रदेश की नम भूमि नहीं है, वेटलैंड कौन सी नहीं है? तो अब वेटलैंड में देखो, एक तो भोजताल है आपकी, शिवपुरी में कौन सी है? सांख्य सागर। इंदौर में कौन सी है? सिरपुर और यशवंत सागर। ठीक है, तो सिरपुर और यशवंत सागर इंदौर में हो गए। शिवपुरी, शिवपुरी, सांख्य सागर, साशा, ऐसे याद रख लेना। और भोपाल में भा, भोजताल। इसके अलावा तवा रिजर्वायर या तवा जलाशय जो है अभी लेटेस्ट जुड़ी। तो पूछ सकते हैं अभी लेटेस्ट में कौन सी वेटलैंड जो है मध्य प्रदेश में जोड़ी गई, तो वो कौन सी है? तवा जलाशय। ठीक है, अब देखो यहां से एमपी भी आपका इंक्लूड हो गया इसी से में, कि भाई आपसे अब पूछ लेंगे मध्य प्रदेश में वेटलैंड कौन सी नहीं है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, मेंस में ये आपसे ऑलरेडी पूछा गया रामसर। अब इसी क्वेश्चन को आपको लगता है और बड़ा करना है, तो लार्जेस्ट वेटलैंड। तो भारत की सबसे बड़ी नमभूमि कौन सी है? सुंदरबन डेल्टा। सुना है आप सभी ने? सुंदरबन सुना है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। तो लार्जेस्ट वेटलैंड के रूप में आपका सुंदरबन हो जाता है। इतने में आपका 2 मार्कर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मोर देन सफिशिएंट है। तो रामसर कन्वेंशन, रामसर सम्मेलन 1971 ईरान। ठीक है, किसके लिए? तो प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड, नम भूमियों को संरक्षण के लिए किया गया। एग्जाम्पल में आप मध्य प्रदेश की एक दो बता दीजिए, एक लार्जेस्ट बता दीजिए। अच्छा, स्मॉलेस्ट कौन सी है और सबसे छोटी? सबसे छोटी नम भूमि जानते हैं? लाइव में बोलिए बेटा कोई। क्या? एमपी में नहीं पूछ रहे हैं हम, भारत में पूछ रहे हैं। कोई तो होगी। याद नहीं आ रहा है? अरे याद कर लीजिए आराम से। लाइव क्लास? क्या? नहीं। लाइव क्लास वाले बताइए सबसे छोटी नमभूमि। चलो थोड़ा होमवर्क देते हैं, बताइएगा। आप लोग भी तो कुछ करके लाएंगे, कल आप मुझे बताएंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड कौन सी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक टॉपिक दिया कि भाई हमारा कौन सा पर्यावरण अधिनियम या पर्यावरण से, मतलब अभी से लिख के दे रहा हूं मैं आपको, जब भी नेक्स्ट ईयर पीएससी होगा आप देख लेना एक क्वेश्चन आएगा। हर साल ऐसे ही बोलते हैं, हर साल आता है, अगले साल भी आएगा, पिछले साल भी आएगा। था मतलब हो ही नहीं सकता कि इसके बिना पेपर बने। तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया। फिर 1971 के बाद 72 आता है। तो 72 में क्या आया? वेरी गुड। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा आया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972।
ठीक है, तो वन्य जीव देखो ऐसे याद रखो, राम कहाँ गए थे, राम वन में गए थे। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ क्या वन के बाद टू ही आता है। तो 1972 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब वन में गए थे, ठीक है, और 72 के बाद 73 आता है। वन में कौन मिलेंगे? ठीक है, तो वन में कौन? टाइगर होंगे। तो अब क्या आ गया आपका 1973 में? प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि क्या है ये? बाघ परियोजना। तो 1973 में बेटा कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973 का। देखो राम है, राम एक, राम कहाँ गए? वन, वन में दो ही अक्षर है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। फिर तीन, तो कौन है? प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि बाघ परियोजना। अब यहाँ से जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक तो पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कैलाश सांखला, वेरी गुड। तो कैलाश सांखला जो है वो क्या है आपके? कैलाश सांखला को क्या कहा जाता है? बोलो। वेरी गुड, तो कैलाश सांखला जो है वो टाइगर मैन ऑफ इंडिया है। अब यहां से हम पर्सनैलिटी पे भी पहुंच गए। तो जो भी आपके बेटा पर्यावरण से संबंधित पर्सनैलिटीज हैं, एनवायरमेंट रिलेटेड पर्सनैलिटी जो है, उन पे भी क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे एक दो एग्जांपल मैं और दूं, आपसे पूछ लें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो फॉरेस्ट मैन कौन है? जैसे ये आपके कौन? टाइगर मैन ऑफ इंडिया है। एक होते हैं वाटर मैन ऑफ इंडिया, सुना है वाटर मैन ऑफ इंडिया को आप लोगों ने? वाटर मैन ऑफ इंडिया कौन है? अरे यार कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ के हैं, बताइए जल्दी से। वाटर मैन ऑफ इंडिया आ चुका है, आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। वाटर मैन ऑफ इंडिया, प्रयास करो, बोलिए किसी को पता हो तो। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, चलो राजस्थान के हैं। लाइव में कोई रिप्लाई करो यार, क्यों वॉइस नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? लाइव क्लास, वाटर मैन ऑफ इंडिया बोलिए, जल्दी बोलिए। नहीं पता? फॉरेस्ट मैन, माउंटेन मैन, नहीं सुना है? सुना तो होगा। वेरी गुड, राजेंद्र सिंह जो है वो वाटरमैन ऑफ इंडिया है। देखो आपको दो चीजें जो याद रखनी है, पहले हमें समझना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। एक सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है, अगर आपने सब पढ़ लिया और आपको टॉपिक नहीं पता ना, तो आप मान लीजिए समुद्र में खो गए हैं, अब आपका कुछ नहीं होने जाने वाला है। तो पहले हमें टॉपिक पता होना चाहिए, और टॉपिक के बाद में कि अब जैसे तीन चीजें जो है, सीधी सी बात, एक है सिलेबस, कि हमारा सिलेबस क्या है, एक पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एक इम्पॉर्टेंट, अब सिलेबस चूंकि बहुत बड़ा होता है तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम में आएंगे। अगर ये बात समझ में आ गई तो सब समझ में आ गया, और अगर ये वाली बात समझ में नहीं आई ना, तो आपको सब आता होगा, एग्जाम नहीं निकलेगा बस। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? सिलेबस या पाठ्यक्रम, की हमारा सिलेबस क्या है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमें ये दिखाते हैं कि एग्जामिनर इन पे फोकस करता है। मैं जो आपको, जैसे मैंने कहा पर्यावरण संबंधी अधिनियम, ये बात मैंने कैसे कही? इसके बिहाफ में कि भाई हर साल आता है। अच्छा, अच्छी बात ये है कि हर साल दो दो तीन तीन बार पढ़ाएंगे इसे हम, क्योंकि क्वेश्चन तो आने ही है ना। अब फिर भी गलत कर दे कोई तो फिर भगवान ही मालिक है, उसका कुछ नहीं कर सकते। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, तो मतलब हमें सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टॉपिक जो है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो बाघ परियोजना को लाने का श्रेय किसका है? कैलाश सांखला का। अच्छा मजेदार बात यह कि सांखला की जगह सत्यार्थी कर देते हैं और एक ऑप्शन करते हैं नन। कैलाश सांखला की जगह क्या कर देते हैं? कैलाश सत्यार्थी, और एक होता है ऑप्शन नन। तो नन में दिक्कत क्या होती है कि अब आप नन पे तो ध्यान देते नहीं, और जिसने अच्छे से पढ़ा है उसे कैलाश पता ही है, अच्छे से मतलब बस पढ़ा है कि आता है, तो वो उसका कैलाश लगेगा।
तो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि हमेशा नन होता ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कभी कभी सरल क्वेश्चन को कठिन बनाने के लिए नन ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैलाश सांखला को हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ तक सभी को? कोई डाउट है किसी को? तो 1973 हो गया। इसके बाद क्या आता है 1974। तो 1974 में क्या आया? तो ये है जल, ठीक है, तो जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम। तो वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट किसका है ये? वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1978। तो जल प्रदूषण के लिए जो अधिनियम है, जल प्रदूषण को रोकने के लिए नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम जो है बेटा, कौन सा है? तो नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 में आया था, ये जल प्रदूषण को रोकने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहां से जल पुरुष कौन हो जाएंगे? अरे बता दो, अभी तो बताया। वाटरमैन कौन है? ऐसे मत करो। ठीक है, तो राजेंद्र सिंह जो है वो वाटरमैन ऑफ इंडिया है। कौन है ये आपके? वाटरमैन ऑफ इंडिया। हो जाएगा इतना? 74 में पहुंच गए हम। इसके बाद अब लगातार नहीं है, तो देखो कनेक्ट करो। वन, सबसे पहले राम, राम 1971। टू में राम कहाँ गए थे? वन, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। थ्री, प्रोजेक्ट टाइगर, बाघ परियोजना। फोर, ठीक है, अब बाघ पानी पिएगा, तो पानी पी लिया इसने, पानी प्रदूषित नहीं होने देगा। फिर इसके बाद आता है 1980। 1980 में क्या है? वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, क्या है आपका? फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट। तो या प्रोटेक्शन की जगह ज्यादा अच्छा शब्द है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन यूज करिए, ज्यादा सही रहेगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो 1980 का है। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि वन संरक्षण अधिनियम या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब का है? तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब का है बेटा? 1980 में आया था। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर 80 के बाद क्या आएगा? 81। तो देखो अब 71 में क्या था? रामसर कन्वेंशन, रामसर सम्मेलन। लेकिन 81 में क्या है? वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम। ठीक है, बस कुछ नहीं, वाटर की जगह एयर कर दो, बाकी सब वही है। कैसा है बेटा? एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल एक्ट। तो ये जो आपका एयर पॉल्यूशन है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 का है। तो एयर वाला मतलब वायु प्रदूषण वाला कब का है? 81 का है। ठीक है, और इसके बाद 1986 आ जाता है। तो 1986 जो है वो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है जितने एक्ट आए हैं। और 1986 के एक्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यानी कि एनवायरमेंट, बोलो, प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आप लोगों को दिख पा रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है? अब दिखने लगा? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है। और इसी एक्ट को बेटा कहा जाता है छाता विधान। क्या कहा जाता है? छाता विधान, यानी कि अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। कौन सा लेजिस्लेशन? ये डायरेक्ट पूछा गया है कि किस एक्ट को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहते हैं या छाता विधान कहते हैं। तो छाता विधान कौन सा है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है आपका क्या कहलाता है बेटा? ये छाता विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में हम इसे जानते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया 1986 तक।
इसके बाद 87 आता है, तो 1987 में कोई बता सकता है कौन सा एक्ट आया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो 1987 में आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन परत जानते हैं पहले तो आप बताइए। अच्छा, कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ। ओजोन लेयर। अब मुझे 1 मिनट के लिए, चलो ये क्वेश्चन तो बाद में, पहले हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो आपसे मेंस में क्वेश्चन क्या पूछा गया। आप सोच रहे होंगे ये तो हमारे सब प्रीलिम्स के ही टॉपिक है, मन में ख्याल नहीं आ रहा है, थोड़ा तो आना चाहिए, और हमें मेंस पढ़नी है ज्यादातर। अब क्वेश्चन आता है पर्यावरण से संबंधित भारत सरकार के प्रयास। क्या? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित भारत सरकार के प्रयास, ठीक है ना? तो एफर्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो आप ये सारे के सारे उसमें एक साथ आपको लिखने होंगे। ऑलरेडी आपका ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? अब देखो ये क्वेश्चन किसके आधे क्वेश्चन के रूप में था, 19 के पेपर का आई थिंक मीन्स का क्वेश्चन है। पर्यावरण क्षरण क्या होता है जानते हैं? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो व्हाट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? एफर्ट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार के पर्यावरण क्षरण को रोकने से संबंधित उपाय क्या है? अब पर्यावरण क्षरण में तो हर तरीके का पॉल्यूशन है, और उनको रोकने के लिए सरकार प्रयास कर ही रही है। तो अब देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, वन्य जीवों को बचाएंगे तो पर्यावरण बचेगा, ठीक है, बाघों को बचाएंगे तो पर्यावरण बचेगा, फिर आपका जल प्रदूषण को रोकेंगे तो पर्यावरण सही होगा, वायु प्रदूषण को रोकेंगे तो सही होगा, और पर्यावरण संरक्षण तो है ही, मतलब ओवरऑल एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो एक्ट हैं वो उस क्वेश्चन के आंसर में आपके मीन्स में आते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये प्रीलिम्स के लिए तो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में वो ऑलरेडी जैसे राम सर पूछ चुका है, ठीक है, ये भी पूछ चुका है शॉर्ट क्वेश्चन में। मजेदार बात ये है कि एक छोटा सा सरल से सरल क्वेश्चन भी आप लिख नहीं पाएंगे मेंस में अगर आपने ढंग से याद नहीं किया होगा तो। क्योंकि अब आ गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, क्या लिखोगे? अच्छा, फिर फेंका फाकी। पर्यावरण को संरक्षित करने वाला अधिनियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहलाता है। इसके माध्यम से हम पर्यावरण को संरक्षित करते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। और मतलब आप गोल घुमाओगे, इधर से घुमाओगे, उधर से घुमाओगे, एक्चुअल में आपको यहाँ ईयर बतानी पड़ेगी, उसका ऑब्जेक्टिव बताना पड़ेगा, इसका अदर नेम बताना पड़ेगा। हालांकि ये सिविल से ज्यादा फॉरेस्ट वालों के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, क्योंकि फॉरेस्ट के सिलेबस में भी ये सेम टू सेम होता है, बट सिविल के लिए इतना क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है। जैसे एक बार छाता विधान पूछ लिया उसने, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि अम्ब्रेला लेजिस्लेशन क्या है, तो ऑल्सो कॉल्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो हम क्या कहते हैं इसे? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं। कब एस्टेब्लिश हुआ ये? तो 1986 में आया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो क्या ऑब्जेक्टिव होगा? पर्यावरण को संरक्षित करना, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से इनके आंसर जो, हमेशा एक चीज याद रखो कि हमें लिखने की टेक्निक समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर लिखने की टेक्निक समझ में आ गई ना, राइटिंग स्किल समझ में आ गई, तो आप प्रीलिम्स तो वैसे ही निकाल लोगे, क्योंकि मेंस में प्रीलिम्स हमेशा समाई हुई होती है। जैसे अभी हमने आपको पॉइंट 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 बताया, फिर हमने एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई भारत सरकार के पर्यावरण से संबंधित एफर्ट्स क्या क्या है, तो वो सारे के सारी चीजें उसमें आपकी समाहित हो गई। उन्हें अलग अलग कर दोगे तो प्रीलिम्स हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी बताओ। 1971 रामसर कन्वेंशन, 1972 वन्यजीव फॉरेस्ट यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, 1973 प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना, कौन लेके आया? कैलाश सत्यार्थी है, कैलाश सांखला, ठीक है। इस समय थी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। 1974 क्या है? वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट, तो जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम। बाद में पूरा नाम तो याद हो ही जाएगा, वो सब पे लोड नहीं लेना है, जल प्रदूषण से संबंधित है। तो 1974 में क्या है? वाटर, ठीक है ना। फिर इसके बाद 1980 क्या है? बोलो जल्दी से। वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इसके बाद 1981 एयर पॉल्यूशन, ठीक है, तो वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम। और एयर पॉल्यूशन के बाद में 1986
क्या? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है सभी को। ये तो है इंडियन गवर्नमेंट के एफर्ट्स। अब इसी क्वेश्चन का एक हिस्सा ऐसा होता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास कौन कौन से किए गए, तो हम एक 3 हिस्सों में हम इस क्वेश्चन को डिवाइड कर देते हैं। एमपी गवर्नमेंट एफर्ट्स, मतलब मध्य प्रदेश सरकार के, फिर इंडियन गवर्नमेंट एफर्ट्स, भारत सरकार के प्रयास, और तीसरा हिस्सा क्या होगा? इंटरनेशनल एफर्ट्स, यानी अंतरराष्ट्रीय प्रयास क्या होंगे। तो अंतरराष्ट्रीय प्रयास में ये पहला था ही, क्योंकि भारत भी इसमें शामिल था तो भारत का भी है ये, इंटरनेशनल भी है। अब इसके आगे यहां तक हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हो गया बेटा, क्लियर है? आगे चले। तो अब इसके बाद जैसे ही आप कहाँ जाओगे, 1987 पे, क्या है ये? बोलो जल्दी से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है किसके है? बताओ जल्दी से। ओजोन लेयर से, यानी ओजोन परत को बचाने के लिए। अब पहले मेरा क्वेश्चन है, अब देखो यहां से कितने सारे क्वेश्चन है। सबसे पहला तो एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रीलिम्स में भी खूब पूछा गया है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब का है? 1987 का। और ये कहाँ का है मॉन्ट्रियल? तो कनाडा। ठीक है, तो कनाडा या कनाडा जो है इसका है ये। ठीक है, अभी देखो डोनाल्ड ट्रम्प एकदम चढ़ गए हैं कनाडा के ऊपर। क्या बोलते हैं, तुम तो यूएसए में मिल जाओ, काम खत्म। ना स्वायत्तता की जरूरत, ना तुमसे कोई समस्या होगी। अब बेचारे ये क्या करें, लड़ सकते नहीं है ट्रम्प से, कुछ कह नहीं सकते, और बहुत बहुत इसको बहुत हड़काया था ट्रम्प ने। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, अच्छा मजेदार बात ये थी कि इससे पहले कनाडा ने भारत को उंगली की थी। पता है आपको ये मामला? भारत को इन्होंने, मतलब एक कोई उग्रवादी संगठन था जिसको सपोर्ट कर रहे थे ये, और मतलब भारत को बोल रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो भारत ने थोड़ा बहुत ही इन्हें चमकाया था। लेकिन ये फिर कुछ मामला फंस गया यूएसए से, तो फिर यूएसए ने इन्हें आड़े हाथों लिया, भारत वाली खुन्नस भी उनने निकाली इनकी, और उससे ज्यादा बोल दिया तुम तो एक काम करो यूएसए में शामिल हो जाओ, तुम देश देश बनने लायक नहीं हो। अब बगल में कौन लड़ ले उससे, वो वैसे ही खूंखार है ट्रम्प तो, मतलब हर दूसरे दिन वो कुछ ना कुछ कांड करता रहता है। देखा शेयर बाजार को कैसे गिरा रहा है वो, मतलब लोगों का पैसा ना ऐसे, वो ट्रम्प यहाँ बोलेगा हमने टैरिफ लगाया, ट्रम्प टैरिफ, और वहां बाजार धड़। मतलब आप सोच के देखो, 18-18 लाख करोड़ एक दिन में स्वाहा। मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते, हम और आप जैसे लोग के 18 लाख करोड़, मतलब अपने जीवन में कमाने की उम्मीद तो हमने नहीं की 18 लाख करोड़। एक आध हजार करोड़ कमा लें चलो ठीक है, वो भी समझ में आता है, लेकिन 18 लाख करोड़ एक उसके स्टेटमेंट यहाँ दिया नहीं, वो ऐसे लेके बैठ जाता है एक बोर्ड, इन इन देशों पे इतना इतना टैरिफ, और वहां बाजार ऐसे गिर जाता है। ठीक है, चलो वापस आ जाओ। मॉन्ट्रियल कनाडा में है बेटा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे है? तो ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब समझिए यहाँ पर, ओजोन परत को क्या करने, क्षरण रोकने के लिए ये आया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपसे पूछ लिया गया, ओजोन परत क्या पूछा गया है। तो पहले यहीं से शुरू करें, पहले परत तो पता हो, तब हम बात करेंगे संरक्षित करने की। तो बताएं जरा, ओजोन लेयर कहाँ है? कहीं है या नहीं है? है। तो कहाँ है? अब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बता देना, अब ऐसे नहीं चलेगा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ओजोन लेयर? नाराज हो जाएगी तो यूवी रे छोड़ देगी, बोले इनको नहीं पता, इनको दे दो यूवी रे। बताओ जल्दी से कहाँ है हमारी ओजोन परत? अरे ट्राई करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। हाँ। अच्छा। हाँ, यही बताया, यही, अच्छा ठीक है, ये भी अच्छा है। सामुदायिक भावना, कम्युनिटी फीलिंग। अच्छा, बताइए जल्दी से। 80 किलोमीटर के हाइट पे। लेयर कौन सी है एनवायरनमेंट की? क्षोभ मंडल में नहीं होती। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में। क्षोभ मंडल संताप मंडल के बीच में, अच्छा। चलो लो, मैं बना देता हूँ लेयर्स, बाकी नहीं बना रहा, मुझे ज्यादा से काम नहीं है। चलो अब बताओ कहाँ होगी।
ये पहली जो है ये क्या है आपकी, कौन सी है ये, ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। कौन सी है ये, लिख दूं ना, थोड़ा सा पता रहेगा नाम आपको। ट्रोपोस्फियर को क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। ये क्या है आपकी, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तीसरी कौन सी होती है, मीजोस्फियर। नहीं होती, अरे पहले तीसरी है तो मध्य में होगी। अच्छा पहले तो बताओ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कितनी है, 5, बहुत बढ़िया। हाँ, कौन कौन सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और, वेरी गुड, अब बना ही देते हैं चलो। एक क्या है आयनोस्फियर, और एक है आपकी वाहमंडल। वाहमंडल को क्या बोलते हैं, एक्सोस्फियर। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए ये सब पढ़ेंगे अपन आराम से, डिटेल में बात नहीं है, लेकिन अब चूंकि क्वेश्चन है तो करना तो पड़ेगा। देखिए एनवायरनमेंट में एक तो सीधा पूछा गया है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हमारी वायुमंडल की कौन कौन सी परत होती है, तो वायुमंडल में जो परत होती है एक है आपकी बेटा ट्रोपोस्फियर। अच्छा मजेदार बात ये है कि 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10th में, 9 10th में तो सबने पढ़ी होगी। हाँ ना, कुछ तो बोल दो भले याद ना हो, पढ़ी है ना। तो ट्रोपोस्फियर मतलब क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर। तो अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछे कि किसमें पाई जाती है, कौन सी, ओजोन परत या ओजोन लेयर, तो ओजोन परत कहाँ, आंसर क्या होगा, सीधा क्वेश्चन अगर आता है तो क्या बताएंगे, समताप मंडल में। ये तो ये सीधे मतलब 4 परत दे दी, मान लो उन्होंने क्षोभ, समताप, मध्य, आयन, 4 आंसर दिए, तो आंसर क्या होगा, स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल में। पहला क्वेश्चन हो गया ये। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा बेटर कर देते हैं, तो बेटर करते हैं तो कैसे करते हैं, तो अब क्या बोलते हैं ये, तो इसमें क्या करते हैं, पेन चेंज कर दूं थोड़ा सा तो समझ में आएगा आपको, कि जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल की ऊपरी और समताप मंडल की निचली। अब मान लो हम थोड़ी देर के लिए बोलें कि ये अगर हम कहें, ये कौन सा एरिया हो गया, ये क्या हो गया, जैसे ये क्षोभ मंडल था नीचे, यहाँ ये ऊपरी हिस्सा हो गया इसका क्षोभ मंडल का। जैसे अपन इसे पूरा इतना बना दें कि ये, रुको ब्लैक ले लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है बेटा, ये क्षोभ मंडल है पूरा, ये जो यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये लेयर, ये पूरी आपकी कैसी है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी क्या है, यहाँ से यहाँ तक समताप मंडल है ये। अब हमने क्या देखा कि ये जो क्षोभ मंडल है इसकी ये ऊपरी लेयर है, ऊपर वाला हिस्सा है, और ये यहाँ जो है ये कैसा है, समताप मंडल का निचला। तो अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर एंड लोअर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि क्षोभ मंडल की ऊपरी और समताप मंडल की निचली जो परत होती है वहां पर एग्जैक्टली होती है आपकी क्या, कौन सी गैस, गैस नहीं बोलोगे, ओजोन लेयर होती तो गैस ही है एक्चुअल में, लेकिन आप चूंकि लेयर पे बात कर रहे थे, ओजोन लेयर। तो अब जैसे आपसे एक बार बताया मीन्स में, ये बड़ा सरल सा सड़ा सा क्वेश्चन है ये, ओजोन परत। अच्छा बड़ी बात ये है कि आप अगर लिखने के लिए बोलो ना, तो एकदम से लिखने में आपको एकदम ऐसा लगेगा कि यार ये क्या पूछ लिया। अच्छा उससे भी ज्यादा तकलीफ पता है कब होती है, जो चीज हमें पता है हम तब भी आंसर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ऐसा किसी को नहीं है, किसी ने ऐसा है कि आज पहली बार ओजोन सुन रहा हो कोई कि ओजोन परत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब इस पे बोलते हैं साहब पढ़ाया नहीं था टीचर ने, अरे इसको पढ़ाने की जरूरत होती है क्या, लेकिन एक्चुअल में होती है। कारण ये है कि लिखोगे क्या, क्या लिखोगे 3 लाइन में। तो पहली चीज क्या है, ओजोन परत कहाँ है, तो सामान्य रूप से कहेंगे कि सामान्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति, तो रियल सिचुएशन कहाँ है, अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फियर एंड लोअर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो क्षोभ मंडल की ऊपरी परत और समताप मंडल की निचली परत के रूप में ये पाई जाती है। ठीक है, क्या करती है, तो मेन फंक्शन क्या है इसका, तो प्रोटेक्शन ऑफ यूवी रेज। आप अच्छे से जानते हैं कि जो परावैंगनी किरणें हैं
उनसे हमारी रक्षा करती है, क्योंकि यूवी रेज कैसी होती हैं, कैंसर पैदा कर सकती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज से स्किन कैंसर हो सकता है, रेटिना खराब हो सकती है, स्किन कैंसर त्वचा कैंसर हो सकता है, तो उसको ये बचाती हैं। तो क्या लिखेंगे हम, आप बताइए जल्दी से ओजोन परत में। तो ओजोन परत क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन गैस, ओजोन गैस की सांद्रता है यहाँ पर एक चीज। तो फिर ये कहाँ सिचुएटेड है, तो नॉर्मली कहाँ पर है, समताप मंडल में है, लेकिन स्पेसिफाई बात करेंगे तो क्षोभ मंडल की ऊपरी परत और समताप मंडल की निचली परत में है। तो अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फियर एंड लोअर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। और फिर क्या कर रही है, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेज, किससे बचा रही है, पराबैंगनी किरणों से संरक्षित कर रही है हमें, या रक्षा कर रही है। यानी कि क्या करेगी, स्किन कैंसर, रेटिना प्रॉब्लम, इनको वो बचाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको बात। अब जैसे यहीं से एक शब्द आया, क्या, कैंसर, ये 2012 के पेपर का क्वेश्चन है, मेंस का। अच्छा, बड़ी बात पता क्या है, आप याद रखिएगा, है साइंस कैसा, जनरल स्टडीज नहीं, जर्नल साइंस। लेकिन उस सामान्य विज्ञान को भी असामान्य करके पूछ लेते हैं। अब जैसे पहले एक बार क्वेश्चन पूछा गया कैंसर, बस ये 3 मार्कर क्वेश्चन था उस समय का, अब तो 3-2 में कन्वर्ट हो गया। तो 2 मार्कर में कैंसर बताओ, अच्छा कोई कैसे लिख सकता है कैंसर का आंसर, थोड़ा सोचो। अच्छा, सोच लो सोच लो, वापस भेज दी लिंक। देखिए, आप पहले चीज तो हम किस पे आए, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए है, ओजोन परत का क्या करना है बेटा, संरक्षण। ठीक है, तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। कहाँ लाया गया था, कनाडा में 1987 में। और इसी प्रोटोकॉल के माध्यम से बाद में हमने क्या किया, 16 सितंबर को क्या मनाया, वर्ल्ड ओजोन डे, यानी विश्व ओजोन दिवस जो है, कब मनाना शुरू किया, विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। ये तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित चीजें हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 कनाडा में है। क्या है, तो किस लिए लाया गया था, तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, तो ओजोन परत के संरक्षण को रोकने के लिए लाया गया था। और इसी के बाद ओजोन लेयर डिप्लीशन को रोकने के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या किया गया, वर्ल्ड ओजोन डे मनाना शुरू किया गया। अब ओजोन लेयर को नुकसान हो किससे रहा है, तो CFC, बचपन से ही सुने होंगे आप लोग ये बात अच्छे से, कि जो ओजोन लेयर है उसको सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है, CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन किनसे निकलती है, ठीक है, तो फ्रिज से, यानी कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर और फॉर्म वगैरह होते हैं। ठीक है, इनसे आपकी क्या निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो किसको नुकसान पहुंचाती है, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। एक्चुअली ओजोन लेयर क्या है, O3 होता है ओजोन, तो O3 को वो तोड़ देती है, O3 को O2+O में कन्वर्ट कर देती है। तो अब O3 से O2 और O बन गया, तो जब O2 और O बन गया मतलब ओजोन नहीं है अब ये। तो इस तरीके से ओजोन होल कन्वर्ट हो जाता है। भाई ज्यादा अगर आपकी CFC निकलेगी तो उस एरिया में ओजोन होल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओजोन होल, यानी कि ओजोन छिद्र जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पे क्लियर है आपको, वर्ल्ड ओजोन डे मनाना शुरू किया गया। अब इसी CFC गैसेस को रोकने के लिए जो प्रोटोकॉल आया था वो क्या था आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था 1987 का था। बहुत हैवी तो नहीं हो रहा, समझ में आ रही ना बात। अब फिर आगे चल के क्या हुआ कि अब CFC को हमने प्रतिबंधित कर दिया। अब जैसे ये जो AC चल रहा है अपना, अब ये CFC नहीं निकाल रहा है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्या नहीं निकाल रहा है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है गैस को नहीं निकाल रहा है। ठीक, फिर क्या किया गया कि भाई अब इसकी जगह इन्होंने कहा कि अपन एक काम करते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट यूज करना शुरू करते हैं। तो CFC की जगह क्या यूज करना शुरू किया, HFC। जानते हैं आप लोग HFC,
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। क्या यूज करना शुरू किया? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक सब्स्टिट्यूट है जिसका यूज करना शुरू कर दिया CFC की जगह। अब बाद में पता चला कि यार ये HFC भी खराब है, इससे भी प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर इसको भी हमें क्या करना होगा? इसको भी रिस्ट्रिक्टेड या प्रतिबंधित करना होगा। तो मुझे बताओ कि HFC को किस से प्रतिबंधित किया गया था? कोई प्रोटोकॉल आया, कोई ऐसा कुछ अधिनियम बना जिससे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को प्रतिबंधित किया गया हो? नहीं। जल्दी जल्दी बोलिए। चलो वापस आ जाएं थोड़ा सा। क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। देखिए पहली चीज समझिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का है। मॉन्ट्रियल कहाँ है? तो कनाडा में है। और ये किसके लिए था? तो ओजोन परत संरक्षण के लिए, या ओजोन को डिप्लीशन जो हो रहा था, ओजोन लेयर डिप्लीशन, उसको रोकने के लिए लाया गया था। और इसी के माध्यम से विश्व ओजोन दिवस मनाना शुरू किया गया। और ओजोन लेयर डिप्लीशन हो किससे रहा था? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों से हो रहा था। और CFC किससे निकल रही थी? जैसे कई बार ये पूछा गया है कि किससे CFC नहीं निकलती है, तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि जो रेफ्रिजरेटर हैं, AC हैं, फॉग वगैरह हैं, इनसे आपकी क्या निकलती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो गैस निकलती थी। फिर इसकी जगह सब्स्टिट्यूट के रूप में क्या इस्तेमाल किया गया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन किया गया। लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी चूंकि डेंजरस था, तो बाद में इसको भी क्या किया गया? प्रोहिबिट या रिस्ट्रिक्टेड किया गया, प्रतिबंधित किया गया। तो इसको प्रतिबंधित किस एक्ट या किस के अंतर्गत किया गया था? बताइए। 2002 में? ऐसे तो कुछ नहीं है, आप तो बताओ बस। यहां तक हो गया पहले क्लियर? चलो एक बात, अब ओजोन परत आप लिख पाएंगे? क्या बताया मैंने ओजोन लेयर के बारे में? क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन गैस। तो ओजोन गैस की जो सांद्रता है, यही ओजोन लेयर का निर्माण करती है। फिर कहाँ पाई जाती है? तो नॉर्मली स्ट्रेटोस्फियर में, लेकिन स्पेसिफाई बात करेंगे तो अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फियर, मतलब क्षोभ मंडल की ऊपरी परत, और समताप मंडल की निचली परत में पाई जाती है। ठीक है, क्या करती है? तो प्रोटेक्शन ऑफ UV रेज, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणों से संरक्षण प्रदान करती है। इतना क्लियर है? और इसके बाद इसको नुकसान कौन पहुंचा रहा है? तो ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए कौन जिम्मेदार है? अच्छा बात अच्छी पता है क्या है? मुख्य परीक्षा की या मेंस की बात करें, आपको यहाँ की चीज यहाँ रखनी है, फिर यहाँ की चीज यहाँ रखनी है, फिर यहाँ की चीज यहाँ रखनी है, और फिर प्री करना है तो सारी चीजों को बोलो ले जाओ ले जाओ ले जाओ। बस इतना अगर आपने सीख लिया तब तो आप आराम से लिख ले जाओगे। नहीं तो फिर लगता है यार आप, अच्छा नॉर्मली लिखने बैठो ओजोन परत को तो एकदम से आता है लिख क्या दें, जबकि आप जो पढ़े हैं सब कुछ आपका उसी से संबंधित है कि ओजोन परत क्या है। ओजोन गैस की सांद्रता ही ओजोन परत का निर्माण करती है। कहाँ पाई जाती है? सामान्यतः समताप मंडल में। विशेष स्थिति की बात करेंगे तो क्या है? समताप मंडल की निचली और क्षोभ मंडल की ऊपरी परत। एक्चुअली यही तो है ट्रोपोपॉज। सुना है आपने क्षोभ सीमा कि ट्रोपोपॉज? अच्छा ऐसे भी पूछ लिया उन्होंने कि क्षोभ सीमा कहाँ होती है? ये जो है ये यहां से यहां तक ये क्या है एक्चुअल में? ये क्षोभ सीमा। देखो आप हिंदी थोड़ा कनेक्ट करना, जान मान के मैं हिंदी बोल रहा हूं इसके लिए, क्योंकि ये जो ट्रोपोस्फियर है इसके ऊपर ही है ना। अब देखो ये स्ट्रेटोस्फियर है, तो स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर दोनों के बीच की जो सीमा है वो क्या है? अरे दो लोगों के बीच में सीमा ही होगी ना। भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है? रेड क्लिफ। और भारत अफगानिस्तान के बीच में डूरंड। और भारत बांग्लादेश के बीच में कौन सी है? रेड क्लिफ ही है पक्का? डूरंड तो नहीं है? अच्छा। और चीन के बीच में ये मैकमोहन है। तो ऐसी बस क्षोभ मतलब क्षोभ मंडल के ऊपर है, तो क्षोभ सीमा, इसी को बोलते हैं ट्रोपोपॉज। क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज। तो ट्रोपोपॉज क्या है अब आपको पता ही होगा। तो फिर एक बार क्वेश्चन पूछा गया ओजोन परत कहाँ होती है? अब कोई परत नहीं दी उनने, ना ऊपर नीचे बोला, अब बोलते हैं क्षोभ सीमा, फिर समताप सीमा, इस तरीके से दे। तो कोई क्षोभ नहीं है भैया, क्षोभ सीमा पर है। ये ट्रोपोपॉज में पाई जाती है आपकी कौन सी लेयर? ओजोन लेयर। ठीक है। ओजोन होल की खोज कहाँ की गई थी? सबसे पहले अंटार्कटिका पे।
तो अंटार्कटिका में ओजोन होल की खोज की थी जोसेफ फोरमैन ने। किसने की थी? जोसेफ फोरमैन जो थे, इन्होंने ओजोन होल की खोज की थी। ये कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन है जो आपसे सीधे सीधे पूछ लिए गए हैं। जोसेफ फोरमैन, तो जोसेफ फोरमैन जो है इन्होंने किसकी खोज की? ओजोन होल की खोज की थी। हो गया यहां तक? कार्टर जेनर नहीं है। अच्छा, अभी तक उस पे पीछे पड़ी हैं आप। ठीक है, तो अब यहां तक क्लियर हो गया? कर पाएंगे आप लोग? पहले जल्दी बताइए। ओजोन लेयर। अब इसके बाद हमने कहा कि कौन किससे रक्षा कर रही थी ओजोन परत? यूवी रेज से। यूवी रेज मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, परावैंगनी किरणें। सुनिए आप लोगों ने ये क्या है अल्ट्रावायलेट रेज? क्वेश्चन तो बहुत है मेरे पास, हर शब्द पे एक प्रश्न बन सकता है। बताएं जल्दी से अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती हैं। उसको छोड़ो, पहले कैंसर बताओ। ये आया हुआ क्वेश्चन है। कोशिकाओं को मर जाना। अगर कोशिका मर गई तो फिर बचेगा क्या? कुछ नहीं। ये भी ठीक है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन गलत है ये। अच्छा एक बात बताओ, जैसे किसी को कैंसर होता है तुरंत मर जाता है क्या? ऐसा नहीं, कैंसर से बहुत सारे सर्वाइवल करते हैं लोग और बच जाते हैं। अब तो आज की डेट में तो बहुत सारे लोग कैंसर को। युवराज सिंह। हाँ, और देखो अभी एक बढ़िया मैच था, उसमें खूब छक्के मारे थे युवराज सिंह ने, एकदम धड़ाधड़। था ना पुराने खिलाड़ियों का मैच, अगर आप लोगों ने देखा हो, सचिन ने भी बढ़िया रन बनाए थे। वो गलती से चैनल लग गया था मुझसे वो। हाँ चलो वापस आ जाओ। कैंसर क्या है? आंसर करो। थोड़ा बढ़िया बढ़िया, अच्छा आंसर है, थोड़ा और बोलो। कोशिकाओं का विभाजन। ठीक है, कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन। सुन लो, क्या है? कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। देखो आप हमेशा याद रखो पहली चीज की, सेल जो है ना, इसके ऊपर न्यूक्लियस का कंट्रोल होता है। किस पे? जैसे मान लो ये एक सेल है, यहाँ देखो बेटा, बाद में लिख लेना, सब लिखवा देंगे, सुन लो बस। देखो लिखने को किताबों में सब दिया, टेंशन फ्री रहो, नोट्स दे देंगे, पढ़ लो पहले, समझ लो। ये क्या है? ये केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर एक चीज ना साइंस में एक दूसरे से कनेक्ट होती है, तो समझना ज्यादा जरूरी है लिखने के। चिंता मत करो, मैं बोर्ड कहीं नहीं ले जाऊंगा यहाँ से। केंद्रक जो है, ये जो न्यूक्लियस है, ये किसका है? ये पूरी क्या है? सेल या कोशिका है। कोशिका में एक केंद्रक होता है। ये जो न्यूक्लियस या केंद्रक जो होता है ना बेटा, ये एक्चुअल में कोशिका को कंट्रोल करता है। ठीक है, नियंत्रण करता है कि इसको कब विभाजित होना है, नहीं होना है। अब अगर सेल जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64 ऐसे बढ़ती चली गई, तो यही डिवीजन जो है वो आपका किसके रूप में, जैसे आपने देखा होगा ट्यूमर बन गया, कोई बड़ी गांठ बन गई, बहुत सिंपल सामान्य भाषा में समझ लो क्योंकि याद रहेंगी चीजें। गांठ बन गई, किसी के सिर में हो जाता है, पैर में हो गया। ठीक है, अब जैसे अगर वो फैट का होगा तो वो लाइपोमा कहलाता है, केवल फैट बसा वाला, तो वो दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ये दो तरीके की सेल्स होती हैं यहाँ पे अनकंट्रोल में भी, एक विनाइन और एक मैलिग्नेंट। कौन कौन सी सेल होती हैं? विनाइन और मैलिग्नेंट। अब थोड़ा सा मेडिकल की तरफ ज्यादा नहीं जाऊंगा, बस इतना ही जितना काम का है। तो विनाइन मतलब होती है नॉन कैंसरस। मतलब जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा यहाँ ऐसे निकल आया, गांठ बन गई कुछ, लेकिन वो टेंशन में होता है जब उसका एफएनएसी किया जाता है। एफएनएसी समझते हैं? फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो एफएनएसी किया, एक सुई लगाई, उससे कुछ ले लिया और वो लेबोरेटरी में भेज दिया, 3 4 दिन में मुंबई से टेस्टिंग आ जाती, नहीं भैया कुछ नहीं है, नॉर्मल ट्यूमर है। तो वो तो नॉर्मल ट्यूमर है जो बिनाइन सेल से था। कैसी सेल से? बिनाइन कोशिकाओं से, बिना मरे। मैलिग्नेंट है ना, मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी मतलब खतरनाक। कैंसरस सेल जो होती है ना बेसिकली, उसमें होती है मैलिग्नेंस।
तो मैलिग्नेंट सेल वाला जो होता है, लेकिन नॉर्मली कैंसर में हो क्या रहा है। और याद रखो हमें पढ़ना वही है जो हम लिख ले जा पाए। बहुत ज्यादा टेक्निकल पढ़ा दिया तो फिर साइंस से वैराग्य धारण हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बड़े भाई की तरह आप सारी मोह माया छोड़ देंगे और बोले अब नहीं। ठीक है, कौन थे वैसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के? भृतहरि। तो भृतहरि को जैसे वैराग्य धारण हो गया था ना, इनने 3 शतक लगा दिए थे। कौन कौन से? वाह, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। तो वैसे ही नहीं करना है हमें, अभी आप लोगों को पढ़ाना है ना। तो कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैंसर। ठीक है, एक तो हो गई छोटी सी परिभाषा। अब कैंसर जो होता है, कैंसर में आपकी कौन सी सेल इंक्लूड होती है? बेसिकली मैलिग्नेंट सेल। ये आप मत लिखिए क्योंकि एग्जामिनर को हो सकता है ना ही पता हो, तो हम जबरदस्ती उससे बहुत ज्यादा ज्ञान ना दें। फिर और क्या लिखेंगे कैंसर में? तो कैंसर के लिए कुछ जीन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ओंकोजीन। क्या कहते हैं? ओंकोजीन। ठीक है, तो एक बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पीएससी का क्वेश्चन था कि कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन क्या कहलाते हैं? तो ओंकोजीन कहलाते हैं, ONCO। ओंकोजीन क्या करते हैं? अगर ओंकोजीन होंगे तो कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कैंसर की स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन, तो अब जैसे आपने खूब सुना होगा जूलॉजी, सुनिए, जूलॉजी क्या होती है? जंतु विज्ञान। यानी किसकी स्टडी? स्टडी ऑफ एनिमल्स। भाई जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान, वनस्पति का अध्ययन वनस्पति विज्ञान। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या है? बॉटनी। ऐसे ही मतलब आप ये याद रख लो कि लॉजी कहीं भी आई, इसका अर्थ होता है लोगोस और इसका मतलब होता है टू स्टडी। देखो थोड़ी सी इंग्लिश सीखनी पड़ेगी आपसे, अगर आपने नहीं सीखी तो फिर आपको टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आएगी। तो लॉजी जो आई है, अब जितनी लॉजी हो हम सारी लॉजी की बात कर रहे हैं, तो लॉजी जितनी भी आई वो लॉजी आई कहाँ से? लोगोस शब्द से। और लोगोस का अर्थ क्या होता है? टू स्टडी, हिंदी में कहते हैं अध्ययन। क्या कहते हैं? जैसे आप समझना, कोशिका का अध्ययन, कोशिका विज्ञान। ठीक है, अब कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। लेकिन इससे नहीं, सेल लॉजी नहीं होगी, सेलुलॉजी। तो क्या होती है सेल की? देखो सेल जो है ना, इसकी स्टडी क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। ये ऑलरेडी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है? अब देखो साइटो मतलब सेल, और सेल की हिंदी कोशिका, और लॉजी मतलब अध्ययन या टू स्टडी। तो देखो स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है? तो साइटो मीन्स सेल, लॉजी मतलब स्टडी या अध्ययन, तो साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल। देखो अगर आप रूट वर्ड और टर्मिनोलॉजी समझ जाओगे ना, जैसे एक सिंपल सी चीज है कि कहीं भी लॉजी लगी हो, होगी उसकी स्टडी, बस। तो अगर हमें आंसर एलिमिनेट करनी है ना, तो जैसे मान लो एक दो आंसर तो ऐसे हैं जिसमें स्टडी हो ही नहीं रही हो, तो वो तो ऐसे ही हट गए। तो 50-50 में तो एटलीस्ट खेल ही सकते हैं। तो साइटो मतलब सेल और लॉजी मतलब स्टडी, तो क्या हो गई? सेल की स्टडी साइटोलॉजी कहलाती है। तो साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल। इतनी बात क्लियर है? ऐसे ही यहां क्या कहा हमने? कैंसर की स्टडी, कैंसरलॉजी नहीं, कैंसर में कौन से जीन? ओंकोजीन। तो स्टडी क्या कहलाएगी कैंसर की? ओंकोलॉजी। हो गए हमारे 3 पॉइंट। तो कैंसर क्या है? सबसे पहले कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन। कैंसर में जीन कौन से हैं? ओंकोजीन। और कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी कहलाती है। अब आपसे पता है ओंकोलॉजी भी पूछी गई है एक्चुअली। और तो ओंकोलॉजी क्या? स्टडी ऑफ कैंसर। ठीक है, और कैंसर में होते कौन से जीन है? तो ओंकोजीन। अब चाहे वो ऐसे पूछे ऐसे पूछे ऐसे पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे बस क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्लियर हुआ? अब यहां से फिर से एक नया क्वेश्चन दे गया ये, क्या? सेल, क्योंकि कोशिका है कि भाई कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। अब फिर जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा होता है साइंस,
उनसे फिर प्रश्न पूछा जाता है कि भैया सेल क्या होती है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि अभी भी बहुत लोग सेल नहीं बता पाएंगे ढंग से। क्या है कोशिका? अच्छा, जिनका बायोलॉजी नहीं हो वो बताएं पहले तो। किस किस का साइंस नहीं था, बायोलॉजी नहीं था? नहीं था? हाँ बताओ फिर। बताइए, आपका भी नहीं था ना? स्मॉलेस्ट यूनिट आपका तो था, फिर भी बताओ। वही क्या? आप तो ऐसे बताओ, ये आया है 3 नंबर में प्रश्न, अब बताओ चलो। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोशिका। बड़ा छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए हैं, आप मतलब आश्चर्य होगा आपको कि ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी हम नहीं लिख पाते हैं कई बार। कोशिका क्या है? बोलो बोलो, आधा नहीं पूरा बोलो, अच्छा बोल रहे हो, बोलिए। जीवन की क्रियात्मक। हाँ, तो जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। देखो एनसीईआरटी बिल्कुल यही लाइन लिखी है, सीधी सीधी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। क्या है? एमपी बोर्ड वाले भी यही लिखे हैं, ऐसा नहीं। अब तो एमपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी चलती है ना। किन किन बच्चों ने एमपी बोर्ड में एनसीईआरटी पढ़ी है? आप लोगों के टाइम पे नहीं पढ़ी होगी। हो गया था। अभी अभी हुआ है कुछ टाइम पहले, मतलब 3-4 साल पहले ही हुआ है। जिनकी ग्रेजुएशन अभी मतलब 12th 11th 12th अभी हुई हो 3-4 साल में, तो उनके साथ में होगा। तो जीवन की समझना, क्या है कोशिका? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। क्या कहा हमने? सेल क्या है? देखो एक एक टर्मिनोलॉजी समझते चलोगे तो आसान हो जाएगा। क्या है कोशिका? बोलो। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। क्या हो गया बेटा, कौन सी यूनिट है? बोलो। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इतनी बात क्लियर? तो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आप अच्छे से समझ लो, अगर हम किसी जीव की बात करें, जीवन किस में होगा? किसी जीव में होगा। तो जीवन में अगर आप देखेंगे कि आप तभी जीवित रहेंगे जब आपके अंदर सेल होगी। तो सेल क्या है? अब इसीलिए एक और पॉइंट क्या कहा जाता है, कैसी इकाई है ये? फंडामेंटल। कैसी? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जीवन की कैसी है? बोलो जल्दी से। जीवन की फंडामेंटल समझते हैं, आधारभूत इकाई। ठीक है, आधारभूत को ही हम बेसिक कह सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ अलग अलग टर्मिनोलॉजी में, क्योंकि अलग अलग तरीके से ही पूछा गया। एक बार पूछा गया बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहलाती है, एक बार पूछा गया फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहलाती है, एक बार पूछते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहलाती है। तो ये बहुत अलग अलग तरीके से इन्होंने क्वेश्चन को पूछा है। तो अगर आपसे समझिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, मैं कुछ नहीं मिटाऊंगा, टेंशन फ्री रहिए। जीवन की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक या फंडामेंटल एक ही शब्द है, तो जीवन की आधारभूत इकाई। और होती क्या है? तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, संरचनात्मक एवं कैसी? क्रियात्मक। देखो अच्छे से समझना। अब एग्जाम्पल बोलो, कोई एग्जाम्पल बताओ सेल का। चलो मैं उल्टा पूछ लेता हूं, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? अब देखो आप क्वेश्चन यहां से भी नहीं बता पाओगे। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो बड़ी बता दो। क्या? सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, बताइए जल्दी से। कुछ बोले ना आप? हाँ, तो लार्जेस्ट सेल में क्या है? ऑस्ट्रिच एग, यानी कि शुतुर मुर्ग का अंडा। शुतुर मुर्ग का अंडा जो है ना, ऑस्ट्रिच एग, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे छोटी बताओ। क्या? नहीं है।
सा से कोई नाम नहीं है। चलो अब बताओ। अच्छा पहले तो आप सैलामेंडर, सालामेंडर नहीं होता, लड़ जाएगा आपसे कोई। ठीक है, नहीं तो कोई साला होगा और मेंढर, और वो आके आपकी लो जीजा बताता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, तो सैलामेंडर है। अच्छा सैलामेंडर होता क्या है वैसे, एक शब्द आपने इस्तेमाल तो किया है। व्हाट इज सैलामेंडर? फैक्ट में तो सब पढ़ते भाई, फैक्ट से ही तो बचना है यार, यही तो समझा रहे हैं कि फैक्ट ही तो जान लेते हैं। स्मॉलेस्ट सेल बताओ। पीपीएलओ सुना है? पीपीएलओ क्या होता है? सुना तो होगा, इस लड़की ने कुछ तो बता रही है, जल्दी बताओ। याद नहीं आ रहा। चलो आप लोग कल मुझे थोड़ा सा बताना पीपीएलओ क्या होता है। पीपीएलओ, अरे इसका फुल फॉर्म पूछा गया एक बार एग्जाम में। ठीक है, तो पीपीएलओ याद रखिएगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गई स्मॉलेस्ट, और ये तो पहले तो आपको समझ में आई कि अगर कोशिका आता है, देखो आप समझना, कोशिका आपसे 2 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, कोशिका आपसे 7 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, और कोशिका आपसे 10 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। अच्छा ये कॉमन आंसर होगा जो कोई भी मार्कर में आए तब हमें लिखना ही है। तो पहला क्या, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, इतना तो सब बता ही देंगे। सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, इतना आप बता देंगे। फिर इसके अलावा सेल के क्या होते हैं, टाइप्स, प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होती है यूकैरियोटिक और एक होती है प्रोकैरियोटिक। अच्छा हिंदी चाहिए किसी को यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक की, या यही पढ़ा है इंग्लिश में ही आप लोगों ने भी? हिंदी में भी देखो, हिंदी किताबों में कैसे लिखा होता था। ठीक है, ऐसे ही लिखा होता था। अरे कुछ किताबें आती थी ना, मैं नाम भूल रहा हूँ, किसकी आती थी 11वीं 12वीं की किताबें, बायोलॉजी वगैरह। आप लोगों ने पब्लिकेशन के नाम नहीं पता? मुझे याद नहीं आ रहा है, समय हो गया। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, 2 प्रकार की सेल होती हैं। हिंदी में पता क्या कहते हैं यूकैरियोटिक को? ससीम केंद्री। प्रोकैरियोटिक को बोलते हैं असीम केंद्री या प्राक केंद्री। कई लोगों की तो जीभ नहीं पलटे, तो इसलिए यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक ज्यादा ठीक है ना, चला ना। हाँ, अब टाइप्स हो गया। स्टडी क्या कहलाएगी सेल की? बोलो, अभी तो बताई। साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फिर कोशिका है तो इसकी डिस्कवरी की होगी, तो डिस्कवरी किसने की, खोज किसने की? उल्लू नहीं बनाया करो, सही बताओ। कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल, वेरी गुड। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कब की थी? 1660, 15 नहीं है, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की बेटा? ठीक है, अब इसके बाद आती है थ्योरी। थ्योरी यानी सिद्धांत, यानी क्या कहना चाह रहे हैं, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत जो है वो किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो 2 वैज्ञानिक थे बेटा, ठीक है, स्लाइडेन एंड स्वान, इन्होंने दी थी सेल थ्योरी, मतलब कोशिका का सिद्धांत दिया था। अब बेसिकली ये बता रहे थे कि कोशिका की उत्पत्ति होते कैसी है, ओरिजिन ऑफ सेल कैसे होता है। ठीक है, तो किसने बताया? ये स्लाइडन एवं स्वान ने। तो 1838 39 में कोशिका सिद्धांत दिया गया था, किसके द्वारा? स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा दिया गया था। अब देखो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आए समझना। एक तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कोशिका, ठीक है, मेंस में, प्री में, सब में। एक क्वेश्चन पूछा गया है कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी।
एक क्वेश्चन पूछा गया है, सेल थ्योरी किसने दी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडन एंड स्वान ने 1838-39 में दिया। यूपीएससी एक कदम और आगे बढ़ जाता है, बोलता है कौन थे ये, स्लाइडन जो थे वो जूलॉजिस्ट थे या बॉटनिस्ट थे। ठीक है, मतलब स्लाइडन और स्वान दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, तो ये थे क्या। देखो स्वान मतलब कुत्ता होता है सामान्यतः, कुत्ते को स्वान बोलते हैं ना, सब जानते हैं ये बात कि नहीं, पहले ये बताओ। तो और डॉग होगा तो डॉग कैसा होगा, अरे जंतु होगा ना, तो स्वान क्या होंगे, जंतु विज्ञानी। ठीक है, यानी जूलॉजिस्ट होंगे स्वान। तो कनेक्ट करो, शब्दों का ही खेल है, मैं फिर बता रहा हूँ। अरे स्वान मतलब कुत्ता, और कुत्ता मतलब जंतु कैसे बोल रहे हैं, अब पपी बोल देते हैं, और क्या है अच्छे शब्द में। तो डॉग जो है बेसिकली एनिमल है, और एनिमल है इसलिए एनिमल वाले कौन होंगे, जंतु विज्ञानी यानी जूलॉजिस्ट। तो स्वान क्या होंगे, जूलॉजिस्ट। अब कभी नहीं भूलोगे। अब बचे दूसरे कौन से, स्लाइडेन, तो ये क्या होंगे, ये होंगे बॉटनिस्ट। अच्छा, मेरा सर के बोर्ड का तक क्वेश्चन है ये, इंटरव्यू का। तो ये कौन से हैं, वनस्पति विज्ञानी या बॉटनिस्ट जो थे वो स्लाइडेन थे, और स्वान जो थे वो जंतु विज्ञानी थे। इतने से आपका ये काम हो जाएगा। अब यहां से एक नया क्वेश्चन और जनरेट हो जाता है। मीन्स में पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर में, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर बताइए। तो इसको अपन अलग से पढ़ेंगे, अब इसमें एकदम से बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है। अब देखो, आपने संरचना पढ़ी थी अभी, ये थी एक सेल, ये था इसका न्यूक्लियस, था कि नहीं था। अब इसके बाहर क्या होगी, ये कैसे तय किया कि ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल है एनिमल सेल है, पहले तो ये बताओ ये। अच्छा, हम कैसे डिसाइड करेंगे ये क्या होगी, प्लांट या एनिमल, ये कैसी सेल है, आप तो बताओ, बस ऐसे ही अंडा है ये, बताओ ये तो सेल है, एनिमल होगी कि प्लांट होगी, संरचना के आधार पे बताओ, ध्यान नहीं दिया होगा कभी आप लोगों ने। एनिमल सेल है, वो हेक्सागोनल टाइप की होती है। ठीक है, तो ये पहली चीज, तो ये कैसी है, एनिमल सेल है। और एनिमल सेल है तो बाहर क्या होगा इसमें, अरे मेरे ऊपर क्या है, ये मेरी मेरी शर्ट है ना, मेरी लेयर है ना, आपकी तो नहीं हो सकती है। तो इसके ऊपर इसकी है, तो सेल के ऊपर मेम्ब्रेन, तो क्या कहलाएगी, देखो बहुत सरल है, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो ये क्या है, कोशिका झिल्ली। कौन सी झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन हो गई सबसे ऊपर। ठीक, अब केंद्रक के ऊपर होगी तो, अरे भैया कोशिका के ऊपर कोशिका झिल्ली, केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली, होगी कि नहीं। तो ये क्या हो गया, केंद्रक झिल्ली। थोड़ा अंग्रेजी बता देते हैं, केंद्रक को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, यहाँ यहाँ बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसे ही क्या है, सेल के ऊपर है तो सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब इसमें कुछ भरा है, किसके अंदर भरा है ये, सेल के अंदर। मेरे अंदर मेरा द्रव्य, आपके अंदर आपका द्रव्य, तो कोशिका के अंदर कोशिका का द्रव्य। तो ये क्या हो गया, देखो रटना नहीं है, समझना है। अब कोशिका को क्या बोला था, साइटो, और द्रव्य को प्लाज्म। तो कोशिका के अंदर क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर भाई के अंदर भरा है ये, अब कहाँ जाए, यहाँ। अब किसके अंदर है ये, केंद्रक के अंदर। तो क्या होगा, किसका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, और इसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियो प्लाज्म। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव, केंद्रक के ऊपर झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव, कोशिका के ऊपर कोशिका झिल्ली। अच्छा, बड़ी बात ये, जैसे बोलते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन द सेल इन डिटेल, हो गई डिटेल, कुछ नहीं, एक बड़ा सा चित्र बना देना, एकदम बड़ी सी कोशिका, और एक तरफ
प्लांट एक तरफ एनिमल और प्लांट भी, और प्लांट में कुछ मत बताना, बस सेल वॉल बना देना उसके बाहर, बाकी तो सब सेम ही है। ठीक है, तो डायग्राम से ही भर जाएगा आधा पेज तो। और कुछ बच्चे चंट होते हैं, वो कुछ नहीं लिखते हैं, बोले हमने एक पेज में डायग्राम बनाया था, अगले पेज में थोड़ा बहुत लिखा था और उत्तर खत्म। तो ये जो केंद्रक द्रव्य, पहले तो आपको बहुत सिंपल सिंपल हो गया। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका सिद्धांत 1838-39 में किसने दिया? स्लाइडन एवं स्वान ने दिया। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात करें अब हम यहाँ पे कोशिका की, तो कोशिका के अंदर द्रव्य, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, केंद्रक के अंदर द्रव्य केंद्रक द्रव्य, कोशिका के ऊपर झिल्ली कोशिका झिल्ली, केंद्रक के ऊपर झिल्ली केंद्रक झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली यानी कि साइटो। ठीक है, अब देखो याद रखना, केंद्रक के ऊपर है इसलिए क्या कहलाई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और अगर कोशिका के ऊपर होगी तो क्या कहलाएगी? सेल मेम्ब्रेन। सिंपल है ना, समझ में आ रही ना? इतनी बातें तो बहुत आसान है। अब जैसे आपने सुना होगा, एक है साइटोप्लाज्म, क्या है? कोशिका द्रव। तो साइटोप्लाज्म फाउंड इन सेल। तो कोशिका में पाए जाने वाला द्रव कोशिका द्रव, केंद्रक में पाए जाने वाला द्रव केंद्रक द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। अब यहां से प्रश्न बन जाता है एक, अच्छा अब जगह कम पड़ रही है बस हमें। एक क्वेश्चन पूछा गया है बेटा आपसे, क्वेश्चन है प्रोटोप्लाज्म, आंसर करो अब बायोलॉजी वालों से पूछेंगे हम। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोप्लाज्म? क्या? केंद्रक में पाया जाएगा, अच्छा बस। हाँ, ये 3 नंबर में आया था मीन्स में। अच्छा, जीन्स होते हैं डीएनए आरएनए? फिर मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा, जीन क्या होते हैं? प्रश्न तो बहुत है। चलो पहले प्रोटोप्लाज्म, हाँ कोई भी बोलो, उत्तर में आया है, मीन्स में आया। देखो हम आपकी राइटिंग स्किल पे वर्क कर रहे हैं अभी, सबसे पहले कि क्वेश्चन कैसे आए और हमें डील कैसे करना है। जैसे सेल आया छोटे में, इतना लिख के काम चला लोगे। बड़ा आया, अब अपन इस सब पे चले जाएंगे, आराम से हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और हर एक को अलग कर दो तो आप देखोगे प्रीलिम्स में बहुत सारे प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं आपसे यहाँ से। अब हमारा प्रश्न है प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, पहले तो ये बताओ, हिंदी बताओ। प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं बेटा जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? आप 2012 या 2014, मुझे एग्जैक्टली मींस की ईयर तो याद नहीं है, अब देखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे मींस में। जीव द्रव्य देखो कुछ नहीं होता, अब ऐसे समझो, कोशिका का द्रव कोशिका का, केंद्रक वाला केंद्रक का, और जीव के अंदर क्या है? कोशिका केंद्रक सब है। तो मिला दो, क्या करोगे प्रोटोप्लाज्म में? क्या क्या? साइटोप्लाज्म प्लस कौन सा? न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी क्या हो गया जीव द्रव? कुछ नहीं, सिंपल सा, क्या? कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य। भाई देखो, जीव कैसे बनेगा? सभी कोशिकाओं का द्रव और सभी केंद्रकों का द्रव सब मिला दो, सारा द्रव मिला के क्या बन गया? जीव द्रव्य। देखो आसान है, अगर हम थोड़ा टेक्निकली पढ़ें तो, रटने की कोशिश करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत है। तो क्या हो गया? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। और जो प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य जो है, इसे कहा जाता है क्या? यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। हाँ। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है, इसे हम कहते हैं बेटा जीवन का भौतिक आधार। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है? फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। तो क्या है एक और पॉइंट इसमें, तो ये क्या कहलाता है आपका? फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। तो जीवन का भौतिक आधार क्या है? आधार। ठीक है, और ये स्टेटमेंट पुरकिंजे ने दिया था। पुरकिंजे की प्रोटोप्लाज्म की खोज पुरकिंजे ने ही की है,
और इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि पुरकंजे, पी से प्रोटोप्लाज्म। पुरकंजे ने क्या कहा कि जीवन का भौतिक आधार क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। तो आप बता सकते हैं पुरकंजे, देखो अब सिंपल सा क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिला के बनता है। तो प्रोटोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, अच्छा प्लस लगा के एरो लगा के आप बता दोगे ना, एग्जामिनर बहुत अच्छे से समझता है, बोले पता है इसको, ऐसे झांकी नहीं दे रहा है लड़का। ठीक है फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार है। और ये किसने कहा है, तो पुरकंजी ने कहा है। तो ये तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आराम से इसके साथ में ही कनेक्ट हो जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको समझ में आई। अच्छा चलो थोड़ा सा आप पूछ लेते हैं, मन नहीं मान रहा है, ईयर आ गई है तो 1665 में क्या हुआ है, इतिहास बताएं, इतिहास किसी को भी पता हो तो बताओ। देखो 3 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है भारत में। 1565, 1665 और 1765 भारत के इतिहास में 3 महत्वपूर्ण ईयर। पलक कुछ बताना चाह रहे हैं, कब? अच्छा ये पुरंदर है, चलो ये तो ठीक है। हाँ? कौन बता रहा है? अच्छा आप ही बता रहे हैं, इलाहाबाद। हाँ क्या, 1765 में या 1565 में इलाहाबाद की संधि? हाँ 1565 में क्या है? सही बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है ये। विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया था इससे, अब तो बता दो किसी को बताओ। तालीकोटा, वेरी गुड। तो 1565 में क्या है, तालीकोटा का युद्ध। तो बैटल ऑफ तालीकोटा जो है, इसी को बेटा देखिए 3 नाम है इसके, तालीकोटा का युद्ध, राक्षस तांगड़ी का युद्ध, या बन्नी हट्टी का युद्ध। बन्नी की हट गई है, राक्षस तगड़ा हो गया है, और ताली ठोक रहा है। तो तालीकोटा, राक्षस तांगड़ी, बन्नी हट्टी, ये 3 नाम जो है वो किसको दिए जाते हैं, इस युद्ध को 1565 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य वर्सेस बहमनी साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य की तरफ से राम राय ने इसमें भाग लिया था, और जो बहमनी साम्राज्य था उसके 4 जो ग्रुप थे उन्होंने भाग लिया था। तो यहां से फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं, किसने भाग नहीं लिया था, तो बरार ने भाग नहीं लिया था। जैसे बीजापुर सुना आप लोगों ने, गोलकोंडा सुना, अरे कुछ तो बोलो। बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, वरीद, कितने लोगों ने नहीं सुना, पहले वो हाथ उठाएं। इनमें से कोई नाम नहीं सुने हो, हाथ उठाइए, एक, हाँ सुना है, वेरी गुड। तो बताओ जरा क्या क्या बोल रहे हैं हम। बीजापुर, गोलकोंडा, बढ़िया बढ़िया, बोलो बोलो, अरे पहली बार में ही दिमाग में घुसना चाहिए ना। और अहमदनगर, और एक और बोलो, बरीद। ठीक है, तो ये 4 जो थे इन्होंने भाग लिया था, और किसने भाग नहीं लिया, बरार। देखो बरार और बरीद में ही होता है कंफ्यूजन, तो किसने भाग नहीं लिया, बरा, ऐसे याद देखो, बरार हमारा किसी से रार नहीं, रार मतलब झगड़ा नहीं, तो बरार किसी से नहीं। तो बरार जो था ये बेसिकली देखो समझो आप थोड़ा सा, बहमनी साम्राज्य जो है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने इसकी स्थापना की थी। बहमनी एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट के बाद में लास्ट में जाके जब ये डिवाइड होता है तो 5 अलग भागों में डिवाइड हो जाता है। उनमें से एक है गोलकुंडा, एक क्या है अहमदनगर, ठीक है समझ में आ रही, एक क्या है बीदर, एक क्या है बरार, और एक है बीजापुर। तो इनमें से जो बरार था उन्होंने भाग नहीं लिया था, किसमें, इस तालीकोटा के युद्ध में। मतलब बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत गलत होता है लोगों का। इसके बाद 1665 में, ऐसा मान लो 1665 में रॉबर्ट हुक ने पुरंदर की संधि की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, पुरंदर की संधि नहीं। पुरंदर की संधि जो है वो शिवाजी और किसके बीच, जयसिंह के बीच, वेरी गुड। तो शिवाजी महाराज और सवाई राजा जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि होती है। और इसके अलावा इलाहाबाद की संधि जो है वो 1765 में होती है।
इलाहाबाद की संधि सुनी है आप लोगों ने, क्या है ये बताइए। वेरी गुड, बक्सर के युद्ध के बाद किन के बीच हुई थी फिर? ब्रिटिशर्स तो होंगे, ये उल्लू बनाने वाला उत्तर। एग्जैक्ट बताइए, कोई भी बोलिए। बक्सर की बक्सर नहीं, सॉरी, इलाहाबाद की संधि किन के, अरे पढ़ेंगे हम मॉडर्न इंडिया में, टेंशन नहीं लो, वैसे ही बता दो बस, क्वेश्चन आए। सालम सेकंड थे, चलो एक तरफ बढ़िया, हाँ। और दूसरी तरफ, अच्छा पहले एक प्रश्न पूछते हैं, इलाहाबाद की संधि हुई कितनी है? इलाहाबाद की संधि सुनिए, कितनी हुई है? एक या दो? दो। अच्छा दो हुई थी, बढ़िया। कब कब हुई फिर, दूसरा प्रश्न है। 12 अगस्त और 16 अगस्त को। अब 12 अगस्त को पहली हुई होगी क्योंकि 16 बाद में आता है, दूसरी हुई होगी। तो ये संधि किन किन के बीच हुई थी? सुजाउद्दौला फर्स्ट में। गलत है, उल्टा कर देते। सालम सेकंड और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी फर्स्ट। और सेकंड जो संधि हुई है वो थे अवध के नवाब सुजाउद्दौला और किन के बीच? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, जो भारत का पहला गवर्नर था बंगाल का। कौन था ये? बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। देखो ईयर से ईयर अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो एक लंबे समय बाद आपको चीजें याद रहेंगी। अगर आप ईयर टू ईयर नहीं कनेक्ट करेंगे, हम भले साइंस पढ़ रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में अगर 1665 आया है तो आपको ये याद आना चाहिए कि 1665 में पुरंदर की संधि हुई है। क्योंकि ये साइंस के लिए ये जितना इंपॉर्टेंट है वैसे ही हिस्ट्री के लिए ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवाजी महाराज यहाँ पे ऑक्युपाइड कर लिए गए थे मुगलों के द्वारा, तो मुगलों की तरफ से कौन, सवाई राजा जय सिंह और शिवाजी महाराज के बीच में पुरंदर की संधि होती है, जिसमें से वो अपने 23 किले उनको दे देते हैं 35 में से। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, कोई समस्या नहीं है। प्रोटोप्लाज्म लिख पाएंगे? प्रोटोप्लाज्म क्या है? जीवन का भौतिक आधार होता है। कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य को मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनता है। प्रोटोप्लाज्म की खोज पुरकिंजे ने की थी। उत्तर खत्म। कोशिका पे तो बहुत सारी बातें हम दोबारा नहीं बोलेंगे। तो कोशिका क्या है? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, आधारभूत इकाई है, सबसे छोटी इकाई है जीवन की, सबसे छोटी पीपीएलओ है, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा या ऑस्ट्रिच एग है। दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। स्टडी कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। और थ्योरी या सिद्धांत जो है, कोशिका सिद्धांत, स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। स्लाइडन जो है वो बॉटनिस्ट या वनस्पति शास्त्री थे और स्वान जंतु विज्ञानी या जूलॉजिस्ट थे। और ये 1838-39 की कहानी है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, कोई समस्या नहीं होगी इसमें आपको। अच्छा, इसी क्वेश्चन से, अभी तो टाइम है 5 मिनट, एक और क्वेश्चन जो कनेक्ट हो जाता है बिना किसी प्रयास के। जैसे आपने सुना है स्पीसीज, प्रजाति, कितने लोगों ने प्रजाति सुना है? और प्रजाति सुना है तो लिख के बता दो कि क्या लिखोगे, क्योंकि मुद्दा तो यार वही है ना, अपन को इससे थोड़ी प्रजाति सुना, बोले जाति से जो और आगे है वो प्रजाति है, जो कि 100% गलत है। बोलिए स्पीसीज क्या होती है? मतलब देखो, एट द एंड आपको मीन्स निकालना है ना कि नहीं? हाँ ना, सेलेक्ट होना है ना, तो बिना मीन्स निकाले सेलेक्ट नहीं हो सकते, तो फिर मीन्स लिखना है। तो प्रजाति कैसी है? प्रजाति को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीसीज। वो एक्चुअली इसी से कनेक्ट होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर आपको प्रजाति का आंसर करना हो, जैसे ये जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, जीवन हटाओ, नीले से नीले को करो, तो ये क्या है? अच्छा, स्पीसीज का प्रयोग कहाँ होता है? क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण में होता है ना, जब क्लासिफाई करते हैं जीवन को। तो अगर हम जीवन हटाएंगे वो क्या लिखेंगे? वर्गीकरण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? फिर जीवन हटाओ, फिर क्या करोगे? क्या बोलोगे? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई। एक्चुअली क्लासिफिकेशन शुरू यहीं से हो रहा है, सबसे पहले स्पीसीज ही होती है, फिर जीनस आता है, फिर ऊपर जाते हैं, सबसे छोटी इकाई भी है, फिर वर्गीकरण कर दो। हो गया उत्तर? क्या बताओगे? जीवन की जगह क्या करना है? वर्गीकरण। इंग्लिश में क्या करना है? क्लासिफिकेशन।
तो क्या कहा हमने, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। जो भी क्लासिफिकेशन शुरू होता है वो होता ही स्पीसीज से है। जैसे अब एग्जाम्पल बताओ, जैसे हमारा बॉटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम क्या है, होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस जो है इसमें होमो क्या है, जीनस, और सेपियंस क्या है, स्पीसीज। तो मानव का जो वैज्ञानिक, जंतु वैज्ञानिक नाम है वो होमो सेपियंस है। तो सेपियंस क्या है, हमारी प्रजाति है। तो होमो सेपियंस, जैसे मटर की पाइसम सटाइवम, तो सटाइवम उसकी प्रजाति हो गई। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, तो इंडिका स्पीसीज हो गई। तो इस तरीके से प्रजाति क्या होती है, ये अपन सब पढ़ेंगे बॉटनी जब स्पेसिफाई पढ़ेंगे, बट चूंकि उसी से कनेक्ट है एक ही बार में याद हो जाएगा, तो ऐसे याद रख लो। कर पाओगे, क्या बताओगे, जीवन की जगह वर्गीकरण कर दो, सर आप ही लिख लेना। हाँ, ये भी ठीक है। तो वर्गीकरण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई, सबसे छोटी इकाई। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये हटाएंगे तो अपन जीवन लगाएंगे। तो जीवन किस में होता है, जीव में। और जीव कौन है, जिसमें कोशिका होगी, तो कोशिका वाला पॉइंट यहाँ पे कवर हो जाएगा। साइटोलॉजी वगैरह समझ में आई गई होगी। बोलो यहाँ तक कोई समस्या किसी को, किसी प्रकार की। पिछली वाली स्लाइड पे देख लो, ये क्लियर है। अब देखो, हमने प्रोटोकॉल आपको पढ़ा दिए कितने तक, 1971। याद करो, चलो जल्दी जल्दी। रामसर कन्वेंशन, रामसर सम्मेलन ईरान, ठीक है, किसके लिए, वेटलैंड या नम भूमि संरक्षण के लिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ से जो बताना भूल गया, विश्व नम भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं, 2 फरवरी। ये आपका प्री का क्वेश्चन है, आ चुका है। विश्व नम भूमि दिवस जो शुरू में हमने किया था ना बेटा, यहाँ मैं वो बताना भूल गया था, कहाँ गया, रामसर नम भूमि। तो ये नम भूमि दिवस जो है ना, आर्द्र भूमि दिवस, ये कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं। 2 फेब को मनाते हैं विश्व नम भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, तो ये हो गया। अब दिखाएंगे नहीं, बिना दिखाए पूछेंगे। 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। 1973 प्रोजेक्ट टाइगर। 1974 जल प्रदूषण वाला। ठीक है, 73 में क्या था, प्रोजेक्ट टाइगर, बाघ परियोजना। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, कैलाश सांखला। वाटरमैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र सिंह या राजेंद्र सिंह। ठीक है, 1980 वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। देखते भी जाओ, कहाँ टेंशन दे, नहीं। ठीक है, ये हो गया 80 तक। 81 वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम। 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यानी अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी कि कनाडा में किसके लिए, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए। ओजोन परत कहाँ पाई जा रही थी, समताप मंडल, पहले तो स्ट्रेटोस्फियर, और बोले स्पेसिफाई लोअर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर एंड अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल की ऊपरी और समताप मंडल की निचली परत, यानी क्षोभ सीमा, कोई क्षोभ नहीं। अच्छा, ये जो क्षोभ है ना, कहाँ गया क्षोभ, ये जो ट्रोपोस्फियर है ना, जितनी भी सीजनल इंसिडेंट्स होते हैं, पानी बरसेगा यहीं, बिजली चमकेगी यहीं, आंधी आएगी यहीं, तूफान आएगा यहीं, जो होना है सब यहीं होगा। तो जितनी मौसमी घटनाएं, सीजनल इंसिडेंट जो होते हैं, वो सब ट्रोपोस्फियर में होते हैं। समताप, एकदम बढ़िया, समान ताप, तो एरोप्लेन कहाँ चलाओगे, समझ गए, ये सब क्वेश्चन पूछे गए। सिग्नल इग्नल कहाँ से मिलते हैं हमें, अगर आयनोस्फीयर ना हो ना, तो आप फोन ऐसे देखते रह जाओगे ना, जियो आ रहा है ना, एयरटेल ना, वीवो, वीवो नहीं, क्या है ये, आइडिया को क्या कर दिया, वी आई ना, वी ना आई, कोई नहीं आई। तो ये इनको धन्यवाद देते रहा करो, आयनोस्फीयर आपका बहुत धन्यवाद है, हमें सिग्नल मिल रहे हैं, किसकी कृपा है, आयन मंडल की। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद हम आ गए थे किस पे, चूंकि हमने बात की थी क्या, कि ये यूवी रेज से रक्षा कर रही थी, पर क्या आपकी ओजोन परत, तो फिर यूवी रेज से क्या हो रहा था, कैंसर। तो कैंसर क्या है, अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल, कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन, कैंसर है। फिर कैंसर के जीन, ऑन्कोजीन, कैंसर की स्टडी, ऑन्कोलॉजी।
कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ये हो गया था। फिर हमने इसके बाद सेल पर आ गए थे हम, तो कोशिका क्या थी, ये हो ही गया, जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, ये सब बता दिया। देखो बहुत सरल से डायग्राम होते हैं, इसको अगर मैं और 15-20 चीजें इसमें लिख दूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ो, और बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ोगे ना तो आप आराम से उसको एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे। अगर पता है 7-8 चीजें भी लिख दो, बड़े बड़े एरो बना दो, पेज भर जाएगा इतने में ही। और 2 डायग्राम बना दो, एक प्लांट सेल और बना दो, थोड़ी सी समझ में आ रही ना, तो चीजों को ढंग से पढ़ो। अब जैसे यहाँ से पूछ ले कोशिका झिल्ली क्या है, चूंकि अभी हमें सेल को डिटेल में पढ़ना है आगे चल के, तो एक क्वेश्चन हो सकता है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। एक क्वेश्चन हो सकता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक क्वेश्चन हो सकता है न्यूक्लियोप्लाज्म। एक क्वेश्चन हो सकता है साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो है कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सा टेक्निकली पढ़ना है, रणनीति के साथ समझते हुए पढ़ेंगे तो याद रह जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे। कैसे याद रखोगे, स्वान डॉग है, यानी ये कैसे हैं, जूलॉजिस्ट है। स्लाइडेन बॉटनिस्ट या वनस्पति विज्ञानी है। कब की गई थी कोशिका की खोज, 1665 में। किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। अब इसी से हम ईयर पे आ गए थे, तो रॉबर्ट हुक ने कब की, 1665 में हिस्ट्री में क्या हुआ, पुरंदर की संधि। 1565 में क्या हुआ, तालीकोटा बन्नी अट्टी राक्षस तांगड़ी का युद्ध। और 1765 में क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि। पहली इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त, दूसरी इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त। पहली संधि शाह आलम सेकेंड और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, और दूसरी संधि सुजाउद्दौला, नॉट सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। खत्म। अमित बंद कर देना। ठीक है, कोई क्वेश्चन इनमें पूछना है तो बोलो, कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो।